जिन्ना साहब का जो ख्याल था इस हवाले से, राना साहब को भी आने दो सही से। राना साहब आप आ गए? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ रह गए थे भाई? सर वो रास्ते में था, बाइक चला रहा था तो मुझे मैसेज तो नजर आ गया था, अच्छा अच्छा, लेकिन बस देर हो गई। अभी अभी घर पहुंचा हूँ बस। चलें ठीक है ठीक है। अच्छा, हम जो है ना वो मुस्लिम लीग के क़याम के ऊपर खड़े हुए हैं और मैं वहीं से आगे चीज़ों पर जिक्र कर रहा था, तो बस आप यहाँ से सुनते कहाँ रहिए। पे कहाँ पे? एक सेकंड सर, स्टोरी ये जो मिस हो जाएगी ना, ये बड़ा काम खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, आप समझ सकते हैं तो इसको। आप जल्दी से तैयार है ना? बस अब बैठे रहें, बस मैं आगे स्टोरी शुरू कर रहा हूँ आगे की। अच्छा, अभी कहाँ तक पहुंचे हम लोग? हम लोग 1905 मैंने 6 में जिक्र किया कि मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया और मुस्लिम लीग की मुखालफत में मुसलमानों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठीं, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी और तवाना आवाज़ थी जिसने मुस्लिम लीग की मुखालफत की, वो खुद जिन्ना साहब थे। जिन्ना साहब उस टाइम पे कांग्रेस का हिस्सा थे और उनका ख्याल ये था कि सियासत में मज़हब का कोई अमल दखल नहीं है, यानी कि मज़हब को सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसा भी आदमी की ड्राइविंग की बाहर हो गई, तो उनका ख्याल ये था कि मज़हब का सियासत के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए मज़हब को अलग रखना चाहिए और सियासत को अलग करना चाहिए, और उन्होंने मुस्लिम लीग की बहुत ज़्यादा शदीद मुखालफत करी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग के अंदर भी उस टाइम पे बहुत बड़े नाम थे। जिन्ना साहब उस टाइम पे ना तो कोई लीडर थे, ना कोई उस तरह से जाने पहचाने जाते थे। हाँ, एक बड़े बैरिस्टर थे, उनकी एक हैसियत थी और उनका एक किरदार था। लोगों की ख्वाहिश थी कि वो मुसलमान होने के नाते, मुसलमान बैरिस्टर होने के नाते मुस्लिम लीग का या मुसलमानों का साथ दें। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने इस चीज़ को क्या कहते हैं, होल्ड करके रखा, और उनका ख्याल, बल्कि होल्ड करने से ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ की शुरू में मुखालफत नहीं की, और उनका ख्याल ये था कि पॉलिटिक्स मज़हब की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे पाकिस्तान में आज भी होती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को मज़हब की बुनियाद पर आज तक पसंद नहीं किया गया। यही वजह है कि सियासी मजहबी जमातें आज तक कभी यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकी हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसकी बहुत शदीद मुखालफत करी। खैर, फिर 1909 का जो उनका ख्वाहिश थी अंग्रेज़ की, और उसके अंदर अंग्रेज़ का चाहता भी था कि कोई दूसरी सियासी जमात जो है वो कांग्रेस के सामने आके खड़ी हो। अच्छा, ये भी चीज़ अब आप थोड़ा सा समझ लें, जो कि हम देखते हैं ना कि एक सियासी जमात होती है, उसके मुकाबले में दूसरी सियासी जमात जो है वो अपना मौक़िफ़ इतना सख्त रखी हुई होती है। जैसे कि पीटीआई है, तो उसने नून लीग के खिलाफ इतना सख्त मौक़िफ़ रखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि इस टाइम पे दुनिया में सबसे बड़े गद्दार, सबसे बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, कातिल, जो कुछ भी है वो नून लीग और पीटीआई है। और पीटीआई या नून लीग का अगर आप मौक़िफ़ देखें तो उनको लगेगा सबसे बड़े बेवकूफ़, सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान, तबाही के करीब पहुँचाने वाली जो अगर कोई सियासी जमात है तो वो पीटीआई है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार होता है, जिसको अंग्रेज़ ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया था, या अंग्रेज़ की वजह से आज तक जारी और सारी है, वो यही होता है कि वो एक सियासी जमात के मुकाबले में दूसरी सियासी जमात को लाके खड़ा करता है, और ख़ुद वो बैक एंड पर होता है, जिसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही होती आपको, और आप बज़ाहिर से ऐसा लगता है सियासी जमातें लड़ रही हैं, जबकि हकीकत यही होती है कि जिस तरीके से अंग्रेज़ उस दौर में चाहता था कि कांग्रेस जो अब मसाइल पैदा कर रही थी, अंग्रेज़ को प्रेशराइज कर रही थी, यानी कि जैसे कि उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब बाइकआउट करने के नतीजे में ज़ाहिर सी बात है अंग्रेज़ को नुकसान पहुंच रहा था माशी तौर पे। उनकी जो तमाम अशिया यूरोप से आती थी उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं था मार्केट में, तो वो चाहते थे कि इसको कोई ख़रीदे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कांग्रेस और हिंदुओं की एक बड़ी तादाद उसको अगर बाइकआउट कर रही है तो अंग्रेज़ को नुकसान हो रहा था। तो इसका अंग्रेज़ तरीके में या फिर डेमोक्रेसी के तरीके के अंदर ये तरीक़ाकार होता है, जमहूरी निज़ाम के अंदर ये सिलसिला होता है कि आप उसको कोई मार पीट के करके नहीं मनवाते, आप उसके मुकाबले में एक और सियासी जमात खड़ी कर देते हैं, जो कि आपको लगे ऐसा होता है कि वो हिमायती उस इस्टेब्लिशमेंट की या उन चलाने वाले लोगों की। जैसे कि मिसाल के तौर पे पीटीआई आपको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायती नज़र आती है, या वो बार बार कहते रहते हैं खान साहब कि फ़ौज मेरे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, मेरी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। यही काम जो है वो नवाज शरीफ भी जब जा रहे थे इक़्तिदार में, उनका ख़त्म होने वाला था, तो वो भी यही कहते थे, जरदारी साहब भी यही कहते थे। तो हर कोई यही तरीक़ाकार इख्तियार करता है। दूसरी एक और आसान मिसाल से आप और उसको यूँ समझ जाएंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे सिंध के अंदर और कराची के अंदर एक सियासी जमात थी, पीपल्स पार्टी, जो कि जिसका क़याम जो है वो काफ़ी अर्से पहले 1969 में जिसका क़याम अमल में आया था। और यानी कि अभी 30 नवंबर को इसकी, आपने पता चला होगा 2 दिन पहले जो है वो उसकी जो है सालियरा यौम तासीस मनाया गया है, जो आसफा भुट्टो ने जो है वो उसका खिताब वगैरह भी किया था पहली दफ़ा। तो इसका जो 30 नवंबर को जो है वो क़याम अमल में आया था। तो यहाँ पर जो सियासी जमात थी वो तो पीपल्स पार्टी थी। अब पीपल्स पार्टी को या एक ऐसी जमात को सामने ला के खड़ा करना ज़रूरी था जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हो, यानी कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में हो, और उसका मंशूर या मौक़िफ़ किसी दूसरे नौयत का हो। तो कराची के अंदर, सिंध के अंदर एक और सियासी जमात पैदा की गई, या हालात के तहत पैदा हो गई, जिसको आप मुत्तहदा के नाम से जानते हैं, एमक्यूएम जो थी अल्ताफ़ हुसैन की, वो सियासी जमात निकल कर आ जाती है।
تو उसके अंदर तरीका कार ये रखा जाता है कि एक सियासी जमात को पहले बहुत ऊपर तक चढ़ा देते हैं, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस को हर जगह बिठा दिया, कांग्रेस के लोग बैठे हुए नौकरियों पर वो हैं, बड़े बड़े ओहदों पर वो हैं। अब जो नीचे मुसलमान हैं वो पिस रहे हैं। अब जब पिसेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, वो भी कहेंगे भाई हमें भी जगह चाहिए। तो उसके लिए अंग्रेज ने तरीका कार रखा हुआ, एक सिस्टम ने उनका जो डेमोक्रेसी का तरीका उसने कहता है कि भाई आपको भी जगह मिलेगी लेकिन आप वोटों से मुंतखब होकर आ जाए। तो उन्होंने एक सियासी जमात खड़ी करी महाजिरों की और उनसे कहा भाई अगर आपको वोट मिले तो कराची आपका, यानी कि जो कराची में जीतेगा वो कराची उसका। तो रिजल्ट में क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को कराची से पीछे हटना पड़ा, निकलना पड़ गया। ये काम जेनवनली भी होता है और फिर आर्टिफिशियल भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट दुनिया में ये काम तरीका कार करती रहती है। तो यही सब कुछ जो है वो 1909 में भी मुसलमानों की यानी कि कांग्रेस की और मुस्लिम लीग दोनों की तरबियत का एक सिलसिला था। तरबियत का क्यों, मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमारे पास सियासी निज़ाम मौजूद नहीं था। तो 1909 में या 1906 में भी जब मुस्लिम लीग का क़याम अमल में ला रहे थे तो उसके पीछे अंग्रेज़ की बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल थी मुस्लिम लीग को, और वो चाहते थे कि मुसलमान अपनी सियासी जमात बनाए ताकि हम कांग्रेस को टफ टाइम दे सकें। और वो टफ टाइम कैसे देते हैं, इसी तरीके से देते हैं कि भाई अब मुसलमानों ने भी तो मुतालबात रखे हैं, अब हमें उनके भी मुतालबात मानने हैं, वो भी तो एक सियासी जमात है, वो भी तो सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर हम उनके मुतालबात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा, वो हमारे खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो अंग्रेज़ सरकार ने जिस तरीके से कांग्रेस का क़याम अमल में लेकर आई थी, इसी तरीके से उनकी ही मर्जी और मंशा से, जो कि उनका एक डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी, उसके तहत उन्होंने मुसलमानों की भी एक सियासी जमात 1906 में तैयार करवा दी जिसका नाम मुस्लिम लीग बना। उनसे फिर मुतालबात मांगे गए 1909 के एक्ट के लिए, जिसका नाम आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। ये जो थी उस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक एक्ट लाना था, और उसी एक्ट के लिए उन्होंने मुसलमानों से या मुस्लिम लीग से कहा कि भाई अब आपके क्या मुतालबात हैं, आप बताइए, हम आपके मुतालबात को रिजॉल्व करेंगे। मुसलमानों ने 1906 में 1906 के बाद से जो 1909 में जो आनी थी उसके लिए मुसलमानों ने दो अपने अहम तरीन मुतालबात जो हैं वो अंग्रेज़ के सामने रखे। और उसके अंदर जो है वो एक मुतालबा ये था, मुसलमानों पर ख्वाहिश ये थी कि हमें एक सेपरेट इलेक्शन का मौका दिया जाए, यानी कि सेपरेट इलेक्शन से या सेपरेट इलेक्टोरेट से मुराद ये होती है, जो कि आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके अंदर मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि देखें, आप इसको मिसाल से समझ सकते हैं आसानी से, बड़े सगीर में बड़ी तादाद में हिंदू हैं और उनकी एक मेजॉरिटी सियासी जमात है जिसके कांग्रेस है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुसलमान पढ़ भी लें, उनके पास सारी चीज़ें वसाइल भी हों, तब भी अक्सरियत में कौन होगा, ज़ाहिर सी बात है कि हिंदू ही रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे सिंध में महाजिर कहते हैं ना कि हमें हमारा सूबा दिया जाए, या जनूबी पंजाब के लोग कहते हैं कि हमें हमारा सूबा अलग किया जाए, हज़ारा वाले कहते हैं हमारा सूबा अलग किया जाए। तो वो क्यों कहते हैं, उनको पता है हम यहाँ पर अक़लियत में हैं, यानी कि हमारी तादाद कम है, और जो मेजॉरिटी है उसके अंदर उसको ज़्यादा नौकरियाँ मिल जाएंगी, उसके पास ज़्यादा वसाइल होंगे, उसके पास ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए उनका ये इस चीज़ को अंदाज़ा होता है कि हम अगर पढ़ भी रहे हों, नौकरियों पर भी जाएंगे तो भी बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं वही जाहिर सी बात है वहाँ पर नौकरियों पर पहुँचेंगे, और वो भी तो उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आप पढ़ रहे हैं। तो इसका जो पहला मुतालबा था, मुसलमानों ने पढ़ाई और दीगर सारी चीज़ों को एक तरफ रखते उन्होंने पहला मुतालबा ये किया कि हम चाहते हैं कि जो आइंदा मुस्तकबिल में इलेक्शन होंगे, जो कि छोटी छोटी सतह पर होते, तो उस टाइम पे कोई बड़ी सतह पर जिस तरीके के इलेक्शन होते हैं अभी, उस दौर में उस तरीके के इलेक्शन नहीं होते थे, और उसका एक अलग बिल्कुल मुख्तलिफ नौ का तरीक़ाकार था। मैं उसका आगे जब मौका आएगा तब जिक्र करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उन इलेक्शंस में ज़ाहिर-सी बात है कांग्रेस अपना एक नुमाइंदा खड़ा कर रही है, और कांग्रेस में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। जमात सियासी है जिसका नाम कांग्रेस है, उसमें दोनों तरफ के नुमाइंदे हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। वो अपने नुमाइंदे को खड़ा करते हैं और वो जीत जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप समझे पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी में हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, क्या कहते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हर मज़हब का, ईसाई भी होते हैं, हर मज़हब का मानने वाला है। पार्टी ने टिकट दिया है पार्टी की बुनियाद पे कि भाई हमारा ये मंशूर है, आप इस बंदे को वोट दें। अब वो ये नहीं देखते कि बंदा कौन है, वो पार्टी का मंशूर देखते हैं, वो देखते हैं अच्छा भाई भुट्टो साहब की पार्टी है या नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, तो वो उसको वोट कर रहे होते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि उसमें कोई मजहबी तफरीक नहीं होती है। लेकिन हम मुस्लिम लीग का जो क़याम अमल में ला चुके थे, हमने उसको मज़हब की बुनियाद पे रखा था पहली दफ़ा। यानी कि सियासत में हमने ये कहा था कि नहीं, हम तो मुसलमान हैं और हमारी जो सियासी जमात होगी वो मुसलमानों की सियासी जमात होगी। इस बुनियाद पर मुसलमानों ने जो अंग्रेज़ से पहला ही मुतालबा रखा अपना, वो इस बुनियाद पर रखा कि भाई मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो मुसलमान को वोट दे और मुसलमान ही नुमाइंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई और नुमाइंदा हो। जैसे मिसाल के तौर पे भाई महाजिर हैं, जैसे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है कराची में, उसकी वो एक महाजिर नाम पे पॉलिटिक्स करती थी या करती है, तो उसका ख्याल ये होता है कि हमें महाजिर को टिकट देना है, महाजिर को वोट देंगे तो महाजिर जीतेगा। पीपल्स पार्टी का ख्याल होता है भाई नहीं, हम सिंधी हैं तो हम सिंधी लोगों को वोट टिकट देंगे और वही हमारे नुमाइंदों को मुंतखब।
اگر پیپلز پارٹی کسی سندھی کی جگہ کسی مہاجر کو یا کسی پنجاب کے فرد کو جو ہے وہ ٹکٹ دیتی ہے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کیوں ٹکٹ دیا ہے، یہ تو ہماری زبان کا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے. ہمارے جو اذیت یا ہمارے تعصب پایا جاتا ہے اس کے رزلٹ میں یہ پرابلم آتی تھی یا اس دور میں بھی آتی تھی. تو اس کا حل نکالنا ہے جو آسان سمجھنے کے لیے تو مسلمانوں نے طریقہ رکھا. انہوں نے انگریز سے مطالبہ کیا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، سیپریٹ الیکشن ہم لڑیں گے، ہمارا الگ نمائندہ ہوگا جو کہ صرف مسلمان ہوگا. مسلمان کسی کو مسلمان جو ہماری سیاسی جماعت ہے وہ کسی بھی کانگریس یعنی کہ ہندو کو اپنے طرف سے الیکشن نہیں کھڑا کرے گی. اور کانگریس پر بھی یہ لازم کیا جائے کہ وہ کسی مسلمان کو نہ ٹکٹ دے، وہ کیونکہ وہ صرف ایک ہندو سیاسی جماعت ہے. تو اس لیے اس کا کام ہے کہ وہ ہندوؤں سے ووٹ لے، ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانوں سے ووٹ لیں گے. کانگریس نے ظاہر سی بات ہے، اب آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس مطالبے کو کانگریس کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کانگریس تو کہتی تھی کہ واحد اگر کوئی سیاسی جماعت ہے یا واحد اگر کوئی قوت ہے بر صغیر میں تو وہ تو کانگریس ہے. اور وہ یہ کہتے تھے ہندوستان یا ہندوستان کا مطلب یا ہندو ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہندو کوئی مذہب ہے. ہر ہندوستانی جو کہ ہندوستان میں رہتا ہے یا بستا ہے، سب کانٹیننٹ میں بستا ہے، وہ بنیادی طور پہ اس خطے کے حساب سے ہندو ہے. جیسے عرب پورا خطہ ہے تو وہاں کے تمام لوگ عربی کہلاتے ہیں، جو ترک کے سارے لوگ ہیں وہ سارے ترکی کہلاتے ہیں. تو اس طرح ہندوستان ایک خطے کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں. یہ کانگریس کا موقف تھا، مسلمانوں کا نہیں. مسلمانوں نے کہا نہیں، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیں واضح ہے کہ یہ ایک ہندو سیاسی جماعت ہے اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس سے بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہ ووٹ میں شامل ہو سکتے ہیں نہ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر ایک سوال، ایک منٹ اس کا سوال آ گیا بھائی، ایک سیکنڈ. سر آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے بھائی؟ باقیوں کو جویریہ، سہیل، رانا، آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر صحیح آ رہی ہے. اچھا احمد، آواز صحیح آ رہی ہے سر لیکن ایکو بہت زیادہ آ رہا ہے. ایگو زیادہ ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ میں دوبارہ پہلے کی طرح کرتا ہوں، شاید اس سے صحیح ہو جائے. ایک سیکنڈ بھائی. ہاں جی اب صحیح ہوئی؟ اب کچھ بہتر ہے؟ جی سر بہتر ہے. اچھا، تو یہ چیز کو تھوڑا سا آپ لوگ بھی ذرا واضح طور پر سمجھیے گا کہ مسلمان یہ مطالبہ کر اسی وجہ سے رہتا ہے کہ مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ اب ہم ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہتے ہیں، ہم ایک سیپریٹ الیکشن جس میں مسلمان کو ووٹ دے گا، ہندو کو ووٹ دے گا. یہ مسلمانوں نے ایک پہلا مطالبہ انگریز سرکار کے سامنے رکھ دیا لے جا کے. اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک خالی ایک مطالبہ تو نہیں تھا، دوسرا ایک بھی اہم مطالبہ جو تھا وہ مسلمانوں نے اس ریفارمز کے لیے جو کہ منٹو مورلے کی صورت میں آنے تھے. اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں، جو منٹو اور مورلے جو نام لکھے ہوئے آپ کے سامنے، یہ منٹو جو تھے یہ بنیادی طور پہ وائس رائے تھے، اور جو مورلے صاحب تھے یہ جو برطانیہ کی طرف سے معاملات کو دیکھتے تھے بر صغیر کے، ان کا نام مورلے تھا. تو ان کی جو دونوں کے نام کا جو ہے وہ مکس بنا کے جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ یہ منٹو مورلے ریفارم جو ہے وہ آنے والے، کیونکہ جو کوششیں جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کو یہ دونوں صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور یہی مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات یا رابطے معاملات طے کر رہے تھے. تو اس پوری ریفارم کے اندر یہ صورتحال نکل کر آئی کہ انہوں نے مسلمانوں نے پھر ایک اور دوسرا مطالبہ کیا. اس دوسرے مطالبے کو ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ ویٹیج کا مطالبہ ایک مسلمانوں نے کیا. وہ اس کے اندر بھی آگے آئے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. ویٹیج کا جو مطالبہ ہوتا ہے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں متناسب نمائندگی. یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی اب آپ ایک آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے آپ لوگوں کو جب بتایا تھا کہ جب انگریز یہاں پر آیا تو اس نے ظاہر سی بات ہے اس پورے علاقے پورے خطے کے اوپر جب اس کا آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو گیا اور مسلمان بڑے تعداد میں نوکریوں سے گئے، ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، ان کی جائیدادیں چھین گئیں اور ان سے بہت کچھ جو ہے وہ چھین بھی لیا گیا. اس کے مقابلے میں انگریز سرکار ان کو جو نوکری آفر کرتا تھا اور اس نوکری کے ذریعے وہ اپنا بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتا تھا. تو وہ کون سی نوکری تھی؟ کسی کو یاد رہ گیا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انگریز سرکار کون سی نوکریاں سب سے زیادہ آفر کرتا تھا اس بر صغیر میں لوگوں کو؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیں ذرا. رانا، جویریہ، سہیل، جس کو بھی یاد ہے. انگریز سرکار یہاں کے جو مقامی افراد ہوتے تھے، چاہے وہ ہندو یا مسلمان جو بھی ہوتے تھے، کون سی نوکریاں آفر کرتا تھا وہ؟ جی لیبر کی. لیبر نہیں، اور اس کے علاوہ کس کا میسج آیا؟ سروینٹ. کھیتی باڑی نہیں، کھیتی باڑی نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے ہو رانا؟ سر سپاہی جو سروینٹ. ہوتے تھے مطلب پولیس وغیرہ. فوجی، سپاہی اور پولیس وغیرہ. بالکل صحیح. کسان نے جواب دیا نا میرے خیال میں. یہ سب سے زیادہ جو انگریز نے سر یہاں کے مقامی افراد کو نوکریاں آفر کی تھی وہ میں نے آپ سے ذکر ہی کیا تھا کہ وہ فوج میں نوکریاں آفر کرتے تھے، کیونکہ انگریز کو اس ٹائم پہ اپنے لڑنے کے لیے بھی فوجی چاہیے تھے. انگریز وہاں سے کتنے انگریز پکڑ کے لائے گا؟
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ से उनको यहाँ पर लेकर आना, फिर एक तो गोरी चमड़ी को ज़्यादा गर्मी लगती थी इन लोगों को, गर्मी में ही मर जाते थे। जो तारीख में पता चलता है वो पता ही चलता है कि जितने भी अंग्रेज़ यहाँ पर कमिश्नर के तौर पे, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर और जितने भी उनके जो आते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे 40 और 50 साल की उम्र तक रह पाते थे, वरना मर जाते थे। इसीलिए आपने देखा होगा जो ठंडे इलाके जो आबाद हुए हैं, जिन ठंडे इलाकों को दरियाफ्त करने में, जिन जैसे एबटाबाद का नाम है, तो एबट जो था वो कोई हमारे तो होता नहीं है ना, हमारे एबट साहब तो होते नहीं है कोई, तो ये तो अंग्रेज़ों के नाम थे। तो इन्होंने इन इलाकों को जाके दरियाफ्त किया और इन्हीं इलाकों में रहते थे, क्योंकि ये ठंडे इलाके होते थे। क्योंकि जो गर्मी बर सग़ीर में पड़ती है, सब कॉन्टिनेंट में पड़ती है, तो ये गर्मी इस गोरी चमड़ी को बर्दाश्त नहीं होती थी, तो ये जल्दी मर जाते थे। तो इसलिए इनको डर ये होता था कि तो हमें वैसी गर्मी से भी भुगतना है, और इतनी दूर जाके जो है वो मार भी पड़ जाती थी, बहुत दफ़ा मारे भी जाते थे फौजी, ऐसी बातें बड़े पैमाने पे। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, जब 1849 में पंजाब पे इन्होंने कब्जा किया है, तो सिखों ने बहुत टिका के इनको मारा है। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई हल्का हाथ रखा है, बड़े पैमाने पे अंग्रेज़ी फौजियों की लाशें गिराई हैं। उसके अलावा जैसे राजपूतों के साथ जब इनके मामला बिगड़े तो राजपूतों ने बहुत मारा इनको, जाटों के साथ इनके मामला बिगड़े तो जाटों ने बहुत मारा। तो इनको डर ये होता था कि यार हम ना लड़ें, हमारी जगह हम पैसे देके यहीं की मकामी अफराद को फौज में भर्ती कर लें। तो जो उन्होंने आगाज़ से ही आने के बाद से जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को भर्ती किया था वो फौज में किया था। अब उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि अब जो मुसलमान, अच्छा वो भी एक चीज़ है उसके अंदर होती, अब मैंने आपसे जिक्र किया हुआ था कि हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये था कि वो फौज में भर्ती तो होते थे, लेकिन उनके साथ मज़हब के बहुत सारे मसाइल थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि वो समंदर पार नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि समंदर पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनका धर्म खराब हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो समंदर पार जाके लड़ ही नहीं सकते। अब ये समंदर सर, ऐसे ही पार, वो वेपन्स के अंदर भी था। वेपन्स वाला भी मामला मैंने आपको बताया था 1857 में, जब वो गाय और सुअर की चर्बी वाला मामला आ गया था। इस किस्म के इशूज का अंग्रेज को बड़ा सामना था। तो जो असल फौज को जो ताकत मिली, जिसने उसको कामयाबी दिलाई मुख्तलिफ इलाकों में, वो मुसलमान फौज थी। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए समंदर पार करना तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा दूसरा ये कि हम तो शहादत के जज्बे से लड़ते हैं, चाहे हमें पैसे दे दो हम तो किसी के लिए भी लड़ लेते हैं। जो आज तक हम लड़ते हुए आ रहे हैं, जो हमारा किरदार है अल्लाह माफ़ करे, वो आज तक यही रहा है हम लोग का। तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि जो फ़ौज में एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मुसलमान फ़ौजियों की थी। अच्छा अब ज़ाहिर सी बात है फ़ौज जो पहले की फ़ौज होती थी उसका वो आज की जैसी फ़ौज से मुख्तलिफ थी। ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे ना हथियार ऐसे थे, ना बम गोले थे, ना तोपें थीं, ना जहाज़ थे, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, ना इस नोयत की। तो उसके लिए जो फ़ौज में मेन चीज़ होती थी उसका ये होता था कि वो जिस्मानी तौर पे मज़बूत हों, यानी कि ताकतवर हों। तो ज़ाहिर-सी बात है अब मेरे जैसे आदमी को फ़ौज में अगर भर्ती कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे? मतलब तलवार तो हमसे चलनी नहीं है, या अगर बंदूक भी चलानी हो तो जो देखा होगा इतनी बड़ी-बड़ी वो जो तोड़े वाली बंदूक होती है जिसमें एक गोली डाल के, तो अगर वो मैं कंधे पे रख के मेरे जैसा आदमी चला तो बेचारे का कंधा उतर जाएगा। तो वो तो फ़ौज में ज़रूरत नहीं है। तो फ़ौज में कौन लोग चाहिए थे? वो जो लंबे-लंबे, चौड़े-चौड़े हों, जो जिनकी 6-6 साढ़े 6-6 फीट की हाइटें हों, जो जिनके सीने चौड़े-चौड़े हों, हाथ लंबे, पाँव हों, ताकि वो मार-धाड़ भी कर सकें, डंडे-वंडे भी चला सकें, और कहीं पे असलहा चलाना पड़े तो वो भी चला सकें, या तलवारों की लड़ाई हो तो तलवारें चला सकें। हर किस्म के मामलात के लिए ताकतवर फ़ौज चाहिए होती है, ताकि फ़ौज में वैसे भी ताकतवर लोग होते हैं, आम लोगों का काम फ़ौज में होता नहीं है। तो इस सिलसिले में उन्होंने जिन खित्तों को, जिन इलाकों को चुना, ये वही खित्ते थे, वही इलाके थे, या वही लोग थे जो कि अंग्रेज़ को सबसे ज़्यादा मारते थे। जैसे कि अब आप समझ सकते हैं आसानी, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में बहुत टफ टाइम दिया उनको। तो उनको पता था जब उन्होंने वहाँ पे उनको शिकस्त दे दी पंजाब के लोगों को, तो उनके जो मकामी अफराद थे जो बेचारे अच्छे खासे तो मारे गए होंगे, ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने फाइट किया होगा, रेजिस्ट किया होगा। लेकिन उसके मुकाबले में उन्होंने जो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने अंग्रेज़ का साथ दिया होगा। बल्कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो मैं आप लोगों को तो एक चीज़ बताऊँगा। एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है बिलाल गौरी, और उन्होंने ना उनका अपना एक यूट्यूब का चैनल है तराजू के नाम से, तराजू नाम है उस चैनल का। आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर बल्कि मैं बोलता हूँ कि अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, बर्र-ए-सग़ीर की पॉलिटिक्स को, सियासत को आप लोगों ने बीइंग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट समझना है, तो उनके जितनी लेक्चर्स की सीरीज़ है, जो वो ऑडियो अपने जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो ज़रूर सुनिएगा। तो अभी आजकल वो एक लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं गद्दार कौन के नाम से ना, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि 1857 की जब लड़ाइयाँ हो रही थी, या 1849 में जब पंजाब में शिकस्त हो रही थी, तो पंजाब के कौन-कौन से इलाके या कौन-कौन से वडेरे, जागीरदार, या जो यहाँ के बड़े थे जो कि अंग्रेज़ को अपनी फ़ौजें फराहम कर रहे थे, और अंग्रेज़ के साथ मिलके जो है वो मकामी अफराद को मार रहे थे। तो कोशिश कीजिएगा वो ज़रूर देखें, उसके अंदर आपको पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और सियासत को समझने में, और जो बर्र-ए-सग़ीर की सियासत है उसको समझने में अहम किरदार। तो इन्होंने ये किया अंग्रेज़ ने कि उन्हीं मकामी अफराद को फ़ौजों में भर्ती किया हुआ था। अब ये पूरा सिलसिला जब हम यानी कि 1857 से हम दाखिल हो चुके हैं 1905-6 के अंदर, 7 में 9 में दाखिल है।
तो तकरीबन जो है वो 30-50 साल, तकरीबन 40-50 साल का टाइम पीरियड जो है वो तकरीबन गुजरने वाला है। तो जो पुरानी नस्लें थी वो बहुत सारी चीज़ों के साथ गुजर भी चुकी थी। 50 साल में उनको ये भी नहीं पता था कि हम जो इस फौज के अंदर शामिल हैं अंग्रेज़ की, तो हमारे बाप दादा इसी के खिलाफ लड़ते रहे। तो उन्होंने वो तमाम इलाके, चाहे वो पंजाब के थे, चाहे वो सिखों के थे, चाहे वो राजपूतों के थे, चाहे वो पठानों के थे, जो जो लंबे ताकतवर सेहतमंद लोग होते थे उन सबको उन्होंने फौज में शामिल किया, और उन्हीं के ज़रिए फिर वो अपनी मुख्तलिफ जंगों के अंदर कामयाबी हासिल कर रहे थे। इस चीज़ को मुसलमान बहुत अच्छे से जानते थे, और उनको पता था कि भाई फ़ौज में तो असल किरदार तो हम अदा कर रहे हैं, यानी कि फ़ौज में जो असल किरदार है वो हमारा है। तो इसी बुनियाद पर मुसलमानों ने जो दूसरा मुतालबा रखा कांग्रेस अंग्रेज़ सरकार के सामने, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में जो मिंटो एक्ट आने वाला था उसके लिए जो उन्होंने दूसरा मुतालबा रखा, वो ये रखा कि उन्होंने कहा कि देखें, एक तो सेपरेट इलेक्शन का मुतालबा है हमारा, एक तो ये मेन मुतालबा है। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि हम तो देखें अकलियत में, हम तो तादाद में ज़्यादा है नहीं, चाहे कुछ भी कर लें हम, आपको जो भी है असल तादाद है हिंदुओं की। अगर एक नौकरी के ऊपर जो है वो 10 मुसलमान अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हिंदुओं की तरफ से अप्लाई करने वाले लोग हैं वो 1000 हैं। तो इतना जब रेशियो होगा तो हम तो किसी जगह सेट ही नहीं हो पाएंगे, हमारा तो कोई मामला तय ही नहीं हो पाएगा, तो हमें नौकरियां कैसे मिलेंगी। तो उन्होंने उसका एक हल ये निकाला मुसलमानों ने, उन्होंने कहा कि हमें वेटेज की बुनियाद पर मुतनासिब नुमाइंदगी, यानी कि हम जो आपको खिदमात फराहम करते हैं, खिदमात अब आप आसानी समझ जाएंगे कि कौन सी खिदमत, हम सबसे ज़्यादा जो आपको फौजी खिदमत फराहम करते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हमें हमारा कोटा मुख्तस किया जाए, जिसको आज आप कोटे के नाम से जानते हैं ना। इसकी बुनियाद मुस्लिम लीग के क़याम से ही पड़ गई थी, और मुसलमानों ने इस चीज़ की डिमांड की थी कि भाई देखें, हमारे पास अभी फ़िलहाल एजुकेशन नहीं है, हमारे पास अभी वसाइल नहीं है, हम पिटे हुए भी हैं, हमने जदीद तालीम भी उस तरह से नहीं ली हुई जिस तरह से कांग्रेस ने, हिंदुओं ने ली हुई है, तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी। तो हमें या तो मुतनासिब नुमाइंदगी, उस मुतनासिब नुमाइंदगी में दो चीज़ें, आप जो है वो हमें कोटे, यानी कि कोटा हमारे लिए मुख्तस किया जाएगा, भाई मुसलमानों के लिए इतनी नौकरियां होंगी। और वो क्यों होगी, क्योंकि हम आपको खिदमत फराहम करते हैं, हम आपको फौजें फराहम करते हैं, जब आपको लड़ना होता है, जब आपको कोई मुश्किल परेशानी आती है तो कौन लड़ता है आपके लिए, हम लड़ते हैं। तो इसलिए हमने ये दो मेन मुतालबे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आने से पहले पहले अंग्रेज सरकार के सामने रख दिए, और ये जो रखने वाले थे, ये हमारे जो आगा खान साहब, जो सर आगा खान जो मुस्लिम लीग के सदर बने थे, उन्होंने कमेटी फॉर्म की, उसने जाके मुलाकात की मिंटो साहब से, और मिंटो साहब को फिर उन्होंने अपने ये मुतालबात जो है वो जाके पेश कर दिया। अच्छा, अब जब ये पेश किए तो जाहिर सी बात है कमेटी आपके बहुत सारे मुतालबात को कबूल करती है और बहुत सारे मुतालबात को रिजेक्ट भी कर सकती है। उसके पास ये ऑप्शन होते हैं कि उसमें किसको ऑप्शन को कबूल करना है और किसको नहीं करना है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जब 1909 के अंदर उन्होंने नाफिज किया या ऐलान किया, उसका इम्प्लीमेंट तो आगे से होना था, तो उन्होंने उसके अंदर एक काम ये किया कि मुसलमानों का जो एक मेन मरकजी मुतालबा था सेपरेट इलेक्शन का, उसको तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपका इस मुतालबे को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो दूसरा आप मुतालबा कर रहे थे उस पर कांग्रेस को भी शदीद एतराज़ था, कांग्रेस शदीद मुखालिफ थी कि आप वेटेज और फौजी जो इनकी खिदमात के एवज इनको ज़्यादा नौकरियां देंगे, ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने ये किया कि मुसलमानों के एक मुतालबे को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में कबूल कर लिया गया, और वो कबूल ये किया गया कि अब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन का हक दे दिया गया। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है, जब ये भी दिया गया तो उस पर कांग्रेस ने शदीद एतराज़ किया। उसने कहा कि ये तो यहाँ के आपने पूरे खित्ते को मजहबी बुनियाद पर डिवाइड कर दिया। और मैंने जैसे कि आपसे जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस में इस टाइम पे तवाना आवाज़ वहाँ से उठ रही थी मुसलमानों के खिलाफ, वो जिन्ना साहब की थी, और जिन्ना साहब का खुद ये कहना था कि सियासत जो है वो मजहब की बुनियाद पर होनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के अंदर जब मुसलमानों को एक हक मिला तो उन्होंने उसकी भी बहुत मुखालफत की, और उनका कहना यह था कि मुसलमान इस खत्ते को मजहब की बुनियाद पर जो डिवाइड कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका कार है, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। लेकिन ऐसी बात है, मुसलमानों को ये कामयाबी मिल गई, लेकिन उस पर ऐसा नहीं था कि कामयाबी मिलते ही कोई कांग्रेस को ठंडे पेटों बैठ गई या उसने कुछ सुकून का सांस लिया। कांग्रेस ने उस पर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। जिस बाइकआउट का सिलसिला वो पहले ही जारी रखते थे उसमें मजीद इजाफा हो गया। अब ये हालात जो थे ये थोड़े से मजीद गमगीर होने, मजीद ख़राब होने और मजीद थोड़े से पुरतशद्दुद हो गए। अब तक तो ये सिर्फ ज़बानी कलामी या एहतजाजों की सूरत में या बाइकआउट की सूरत में था। अब उन्होंने मुसलमानों की इमलाक के ऊपर, मुसलमानों के इलाकों के ऊपर और मुसलमानों पर हमले करने शुरू किए। अब जैसी बात है कि मुसलमान भी चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठे हुए थे ना कि अगर आप मारेंगे तो हम नहीं मारेंगे। और बंगाल का इलाका जिसके मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो तो उन्होंने बाकायदा बंगाल को अलग सूबा मुसलमानों ने बनवा लिया था, वहाँ मुसलमान इतने पावर में थे। इन्होंने मुतालबा किया कि भाई हम एक तो मुसलमानों के सेपरेट इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा ये जो आपने बंगाल की तकसीम की है इसको आप रिवर्स करो। अंग्रेज़ से उन्होंने मुतालबा किया कि आप इसको रिवर्स करो, और हम इस डिमांड को किसी भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने काम किया, जहाँ एहतजाज मुजाहरे उनके जारी थे
दूसरी तरफ उन्होंने एक दफ़ा मिंटो साहब जो है 1910 में उनका पूरा वाक़या हुआ ये कि वो अहमदाबाद की तरफ से कहीं जा रहे थे ट्रेन में, तो उस ट्रेन के ऊपर हुआ बम हमला। बम हमले के अंदर वो तो बच गए, लेकिन अच्छे खासे लोग उसमें ज़ख्मी हुए, और उस ज़ख्मी और धमाके के बाद जो है वो ना बरतानिया के अंदर एक खौफ की फिजा फैल गई। उन्होंने कहा यार ये तो खतरा हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने हमारे खिलाफ एक दफ़ा फिर लड़ाई मारधाड़ शुरू कर दी, 1857 जैसे हालात बन गए, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने कांग्रेस से प्रेशर में आके या कांग्रेस की डिमांड के आगे जो है वो बरतानिया को मजबूरन झुकना पड़ा, और उसने कांग्रेस को ये श्योरिटी दी कि ठीक है हम आपके इस मुतालबे को तस्लीम करते हैं और हम आपकी ख्वाहिश पर जो है वो बंगाल की तकसीम को रिवर्स कर देंगे। फिर बिल आखिर उन्होंने 1911 में ये काम कर भी दिया। 1911 में उन्होंने एक दिल्ली दरबार लगता था यहाँ पर, जिसके अंदर बरतानिया की तरफ से बादशाह या मलका ने शिरकत करनी होती थी। तो वो जो है वो बादशाह के जॉर्ज पंजुम थे उस टाइम पे, उन्होंने यहाँ पे शिरकत करनी थी। तो उनकी शिरकत के मौके पर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया, बताया कि इस मौके के ऊपर दिल्ली दरबार का जो दरबार लगता है उसमें जो है हम वो तनसीख बंगाल कर देंगे, जो बंगाल की हमने तकसीम की थी उसको एक दफ़ा रिवर्स कर दिया जाएगा और बंगाल को दोबारा से मिला दिया जाएगा। और यही कुछ जो है वो बिलाखिर कांग्रेस के दबाव और प्रेशर में आके मिंटो साहब को करना पड़ा, और तकसीम बंगाल का जो अहम तरीन काम हुआ था, जिस पर मुसलमान बहुत खुश थे, मुसलमानों को बड़ा एक सुकून हासिल हुआ था, वो चीज़ वापस हो गई। अब जाहिर सी बात है, अब आप आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जब कांग्रेस के इतने अहम मुतालबे को मान लिया गया और मुसलमानों के मुतालबात को रिजेक्ट किया गया, उसका रिजल्ट क्या निकल कर आना था। मुसलमानों को एक बड़ा झटका लगा, और उन्होंने देखा कि यार अंग्रेज़ सरकार ने तो हमारा साथ दिया नहीं, और हमें तो एक तरफ कहते रहे कि हम सियासी जमात अगर आप बनाएंगे या सियासी तौर पर बात करेंगे तो हम आपको आपके जायज़ हक देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो हक दिया वो किसको दिया है? बुनियादी तौर पर उन्होंने जो असल जो ताकत या कुव्वत जो थी कांग्रेस, उसके आगे सरेंडर कर दिया। तो इस रिजल्ट में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज किया, और बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों में गम और गुस्सा और मायूसी भी फैल गई। और उस मायूसी का रिजल्ट ये था कि उनको नज़र आ गया था कि कांग्रेस उसके अंदर एक तरह से उसको विन विन पोजीशन थी उसकी कि वो जीत गई थी, और मुसलमानों का जो एक बहुत बड़ा इशू था कि हिंदुओं से निजात मिल जाए, वो मुतालबा मंजूर नहीं हो सका था। इस इशू को मद्देनज़र रखते हुए, इस मामले को देखते हुए मुसलमानों को इस चीज़ का मज़ीद एहसास हो गया, या मज़ीद ये चीज़ डेवलप हो गई बर सगीर में, कि हमने जो सियासी जमात मज़हब की बुनियाद पर बनाने का फ़ैसला किया था वो बुनियादी तौर पे फ़ैसला गलत नहीं था। क्योंकि अगर हमारा वो फ़ैसला गलत होता तो यकीनन कांग्रेस हमारे साथ ये मजहबी बुनियाद पर तफरीक नहीं करवाती अंग्रेज़ के साथ मिलकर। लेकिन नज़र बज़ाहिर क्या आया है कि उसने मुसलमान होने के नाते हमारा जायज़ हक खा लिया है, अंग्रेज़ सरकार उसके साथ मिली हुई है, कांग्रेस उसके साथ मिली हुई है। तो इस वजह से मुसलमानों के अंदर ये नफ़रत मज़ीद बढ़ गई, या मज़ीद गम और गुस्सा बढ़ गया, और मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास हो गया कि कांग्रेस बुनियादी तौर पर जो है वो एक हिंदू सियासी जमात है, और अगर मुसलमानों की कोई वाहिद सियासी जमात इस टाइम पे है जो कि मुसलमानों की आवाज़ उठा रही है, वो तो कौन सी है? वो मुस्लिम लीग है। इसी बुनियाद के ऊपर अब आगे की जो मज़ीद पॉलिटिक्स थी उसमें डिवाइड बढ़ती जानी थी। यानी कि मैंने आपसे जिक्र किया था, अब तक मज़हब पे डिवाइड सियासत नहीं थी, मज़हब के बुनियाद पे सियासत नहीं होती थी। अब पहली दफ़ा मज़हब के नाम पे सियासत के अंदर वाज़ेह तौर पे एक गैप नज़र आ गया था, और उस गैप का रिजल्ट ये निकल कर आया कि अब मुस्लिम लीग जो थी वो मुसलमानों की सियासी जमात, और कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की सियासी जमात के तौर पे उभर के सामने आई। ठीक है, यहाँ तक हम इस चीज़ को भी फिलहाल रोकेंगे, इससे आगे मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि आपकी एक तो क्लास का टाइम भी कटने वाला है, उसके बाद दूसरी जो मुझे अटेंडेंस वगैरह लेनी है भी आप लोगों की। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल करना है तो वो आप लोग अभी इस हवाले से कि ये जो पूरी एक सिनेरियो तरतीब पाया है जो 1905 से लेके 1911 तक, तो वो क्या है, और उसके हवाले से अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल करना चाहें तो पूछ लें। जी भाई, किसी को भी कोई नो सवाल? सर। सुहेल राणा साहब, कोई सवाल? जी भाई, नो सर, क्लियर है। क्लियर है कोई चीज़? नहीं, कोई कुछ भी पूछना चाहें उस हवाले से, कुछ और मज़ीद यहाँ तक अगर कोई इशू कर रही चीज़? अहमद, कुछ पूछना है? अहमद, आवाज़ आ रही है? जी सर, ठीक ठाक है सर। कुछ पूछना है? नहीं सर। अच्छा, राणा साहब आपका क्या ख्याल है? कहाँ है राणा साहब? राणा साहब कहाँ भागे में आप? सर भागे में नहीं है, अच्छा। आपको मैसेज किए ना, वो चैट में मैंने रिप्लाई किया था। हाँ हाँ, क्लियर है सर, अभी तक सब समझ में। नहीं अगर कुछ चीज़ पूछना चाहें कुछ इस हवाले से मज़ीद तो पूछ सकते हैं, अभी 10 मिनट है बाकी आपको।
जी, फिलहाल तक जहाँ तक की स्टोरी सुनी है वो तो समझ में आ गई है क्या चल रहा है। यहाँ तक तो उसकी स्टोरी क्लियर है ना। अच्छा, अब ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी मैं और आपको के लिए दो चार जो भी 5-10 मिनट बाकी हैं, 5-7 मिनट, उसमें आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। देखिए, ये वो जो डिवाइड है या ये जो फ़र्क आ रहा है ना, यही बुनियादी तौर पे आगे पाकिस्तान बनने का बाइस बन रहा है। क्योंकि अगर ये डिवाइड नहीं होगा, इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो हम जो सदियों से साथ रह रहे थे, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया, हम तो हिंदुओं के साथ सदियों से रहते हुए हैं, 1000 साल की हमारी तारीख थी, हम साथ रहते थे। ऐसा क्या हुआ अचानक कि हम एकदम से इतने ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ हो गए कि हम आज तक एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके रिजल्ट में फिर हमने बुनियादी तौर पर इस पूरे रियासत को, इस पूरे खित्ते को, पूरे बर सगीर को दो हिस्सों में तकसीम किया। और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान अलग हो गया और मुस्लिम लीग एक अपनी सियासी जमात के तौर पे और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क लेके अलग हो गई, और कांग्रेस और दीगर जो हिंदू लोग थे वो सारे के सारे हमसे अलग हो गए। तो इसकी एक जो बहुत बड़ी वजह ये सारे वो मामला थे, वो सारी डेवलपमेंट्स थी जो कि उस दौर में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होती जा रही थी। एक एक पत्थर था जो कि रखा जा रहा था, और उसको रखने में जो अहम किरदार अदा कर रही थी वो बुनियादी तौर पर तो कांग्रेस कर रही थी। आगे आपको शायद आपके इल्म में होगा, आपने सुना हो एक सिख राइटर है जसवंत सिंह, उनके भी कुछ अर्से पहले किताब आई थी। तो उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा एतराफ़ किया था, और उन्होंने बताया था कि हिंदू ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिन्होंने मुल्क डिवाइड कर दिया, हमारा मुल्क तोड़ दिया, हमारी जो है वो जो है हमारी धरती माता के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो हकीकत में ये नहीं बताते कि इसकी असल वजह या इसकी जो बुनियाद थी वो तो कांग्रेस के रवैये ने रखी। क्योंकि जब आप एक पार्टी को या एक पूरी कौम को, एक नस्ल को दीवार से लगा देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो रिटेलिएट करेगी, वो रेजिस्ट करेगी, वो अपने जायज़ मुतालबात या हकूक़ के लिए लड़ाई करने की कोशिश करेगी। और उसी लड़ाई का सिलसिला ये होगा कि फिर वो अपने लिए रियासत का जो एक अलहदा उनका तस्वुर था, फिर अभी तो फिलहाल हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया, अभी यहाँ पर अभी हम जिस टाइम पीरियड में खड़े हैं 1911 में, तो अभी तो हम ये बात नहीं कर रहे। लेकिन आइंदा आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते ये बात इतनी बढ़ जाती है कि फिर बिलाकर आपको जो है वो अलहदा ही होना पड़ता है। यानी कि अब आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, अब हम साथ नहीं रह सकते थे। फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेज़ ने जाते जाते इस पूरे खित्ते को तकसीम कर दिया और इस दो हिस्सों के अंदर हम तकसीम हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अभी वो आज शायद आप लोगों को मैसेज अभी मिल भी जाएगा आपके टीचर, वो आपके उनकी तरफ से, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से, कि आप लोगों का एक असाइनमेंट है शायद जो 20 नंबर का बनना है सब लोगों का ना। क्योंकि ये जो सूरत हाल है उसके अंदर आप ये असाइनमेंट आप लोगों को देना होगा, क्योंकि फाइनल पेपर उस तरीके का होगा अलग से। तो 20 नंबर का आप लोगों का एक असाइनमेंट है इंशाल्लाह। तो मैं उसका टॉपिक जो है वो आप लोगों के जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसके अंदर से ही कोई असाइनमेंट देना है। तो मैंने आप लोगों से जिक्र किया भी था शायद, और नहीं भी किया था तो अभी कर देता हूँ ताकि आपके इल्म में रहे सबके। मैं अगर कोई असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को जिसका टॉपिक का इम्कान है 90% मैं वही दूंगा, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से ही होगा। और सर सैयद अहमद ख़ान की जो दोनों ज़िंदगी के पहलू हैं उसको आपको उसके अंदर मद्देनज़र रखना होगा। यानी कि अगर आप जितना भी बड़ा असाइनमेंट बना रहे हैं, जैसा भी लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आपने ये नहीं करना है कि सिर्फ उनकी एजुकेशन, जो उनकी मूवमेंट थी या जो एजुकेशन के हवाले से उनकी कोशिशें थी, सिर्फ उन सारी चीज़ों को बयान करना है। उसके अंदर आपने मजमूई तौर पर उनकी दोनों फ़िक्रों का जायज़ा लेना है कि भाई एक सर सैयद अहमद ख़ान की ये कोशिशें थी जिसके अंदर उन्होंने रसाइल निकाले, लोगों की तहज़ीबुल अखलाक निकाला, एजुकेशन के हवाले से उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटियों का क़याम, स्कूलों का, कॉलेजेस का, एमओ कॉलेज बना रहे हैं, दीगर जो सारी कोशिशें वो एक तरफ थी, और दूसरी तरफ उनकी मजहबी फ़िक्र क्या थी। और इसके अंदर एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, मैं जिस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूँ वो ये कि उसके अंदर जो आप उसका एंड करते हैं, जब अपने असाइनमेंट का एंड कर रहे होते हैं, जब ख़त्म, तो उसका जो कंक्लूजन होता है, जो उसका इख्तितामिया आप लिखते हैं, तो वो आप खुद अपने जो पर्सनल ओपिनियन है ना आपका, उस अल्फाज के अंदर होना चाहिए। यानी कि मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, चाहे वो आप एक पैराग्राफ लिखते हो, 2 लिखते हो, 10 लिखते हैं, लेकिन वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए किसी पर्सनैलिटी के बारे में। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आप सरा मार के बारे में क्या ओपिनियन है, तो इस तरीके का उसके आपके अंदर पर्सनल राय होनी चाहिए। आपको लगता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत अच्छा किया, तो आपको लिखना है सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत अच्छा किया। आपको लगता है सर सैयद अहमद ख़ान ने बुरा किया, तो आपको लिखना है सर सैयद अहमद ख़ान ने, उसमें मेरी कोई राय नहीं, उसमें आपकी राय की और आपके ओपिनियन की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा जब असाइनमेंट आप लोग बना रहे हो। मैं अगर आज कल में, क्योंकि 5 दिसंबर तक शायद आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, तो उसके अंदर आपने इस चीज़ को खास तौर पर सामने रखना है, फोकस करके रखना है कि आपने अपना ओपिनियन ज़रूर देना है पर्सनैलिटी के। चाहे आपको जो भी, अगर आपको लगता है कि भाई उन्होंने जो तफसीर लिखी थी वो भी सही लिखी, तो आप लिखें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं होता, मैं उस पर कोई, लेकिन अपना पर्सनल थोड़ा सा ज़रूर लिखिएगा। और ये लिखवाने की वजह या बताने की वजह यह है, जो मैं आप लोगों से बार बार एक चीज़ कहता रहता हूँ, कि ग्रेजुएशन की सतह पर पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर एनालिटिकल आता है, ओपिनियन बेस होता है, आपकी राय में सवाल ये आ रहा है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो इसलिए उसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस असाइनमेंट के थ्रू।
اور اس کے اندر یہ لازمی میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ جب بھی وہ اسائنمنٹ جب بھی بنانا ہوگا، جب تک دینا ہوگا آپ لوگوں نے، تو اس کے اندر اس پہ اوپینین اپنا ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کوئی چیز اور پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی بھائی کچھ پوچھنا ہے؟ سر سید صاحب کی جو ہیں وہ سلائیڈز آپ شیئر کر دیجیے گا کائنڈلی میں واٹس ایپ کر دوں گروپ گا، میں. بالکل. اور اس کے علاوہ سر آپ نے ایک جرنلسٹ کا پتہ نہیں ابھی نام بتایا تھا اور ترازو کر کے شاید ہاں بتایا تھا، بالکل، تو وہ کائنڈلی آپ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجیے گا. وہ بھی میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. میں سر سید کے نوٹس جو ہیں وہ بھی الگ سے شیئر کر دوں گا آپ کو، اور اس کے علاوہ سر سید کے حوالے سے جو سلائیڈز ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اور اس کے اندر پھر آپ جو سر سید کی جو سلائیڈز ہیں وہ اس کے اندر 2-3 اور بھی لوگوں کی شامل ہیں، وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اس کے اندر سے. اور اسائنمنٹ جب آپ لوگ بنائیں تو بس کوشش یہ کیجیے گا جو بھی چیز آپ اس میں شامل کر رہے ہو، لیکن ساتھ میں جو چیز آپ کو شامل ہونی ہے، جس چیز کو میں سب سے زیادہ آخر میں کنکلوژن جو ہوتا ہے، جو کہ آپ کا اینڈ ہوتا ہے، وہ ضرور میں پڑھتا ہوں اس کو بہت غور سے، اور اسی کی بنیاد پہ میں نمبر دیتا ہوں کہ آپ نے ذاتی طور پہ کیا سمجھا ہے. کچھ بھی سمجھاؤ، اچھا سمجھاؤ برا سمجھاؤ، مطلب آپ کا جو دل چاہے وہ آپ اس حوالے سے لکھ سکتے ہیں. گالیاں دیتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن لکھے گا اپنا. یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اس چیز کو کہیں سے کاپی پیسٹ کر رہے ہوں کہ یہ اس ادھر لکھا ہوا تو ادھر لکھا ہے. سب کچھ لکھا ہے وہ مجھے پتا ہے، وہ تو کتابوں میں پبلش ہے، چھپا ہوا ہے. آج کی تو کوئی پرسنالٹی نہیں نا، 200 سال پہلے کے ایک صاحب ہے، تو سب کچھ پبلش شدہ ہے. لیکن آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا یا ان کی کیا رائے تھی، تو وہ ضرور آپ لوگ اس کے اندر مینشن کیجیے گا. باقی جو چیزیں شیئر کرنی ہے میں انشاءاللہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا. اور اٹینڈنس جو ہے وہ باقی جو کیا کہتے ہیں، آج میرے خیال میں اور کون نہیں آ سکا بھائی، وہ اس دن کون تھا فیل آپ کے ساتھ، وہ کیا نام ہے رانا صاحب، اس دن کون آیا ہوا تھا وہ جو آپ دونوں سے ملاقات ہوئی تھی؟ حارث حارث آج حارث بھی غائب ہے اور اکبر بھی غائب ہے. تو ان کو بولیے گا کہ بھائی 10 نمبر آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ اٹینڈنس کے لیے، تو کوشش کریں اٹینڈنس جو ہے وہ لازمی لے لیں، کیونکہ اٹینڈنس تو میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو میں اس میں لگا کے بھیج دیتا ہوں ان کو. اور کیا کہتے ہیں، یہ جو آپ کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی پتہ چل رہا ہے کہ کون کون کلاس کے اندر شریک تھا. تو ایک تو کوشش کیجیے گا. سر ایک بات بتائیں، یہ کلاس جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ اس کے بعد جا کہاں رہی ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ اس کے اوپر مل جائے گی نا، یوٹیوب کا جو چینل ہے نا ایمس کا، اس کے اوپر مل جائے گی. کہا تو یہی ہے لیکن ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہے اس چیز کا، لیکن کہا یہی ہے کہ وہ آپ کو ریکارڈڈ جو ہے وہ لیکچر یوٹیوب کے چینل پہ مل جائیں گے. جبکہ اگر آپ کو لیکچر ویسے دیکھنا بھی ہو تو پرانے جو میرے لیکچرز ہیں پچھلے سیمسٹر کے وہ بھی موجود ہیں ایمس کے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا، تاکہ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ سکی ہو یا چیز رہ گئی تو وہ اس سے آپ